मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चैम्बर के मेंबर्स के साथ मिलने का पहली बार एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं आपके सामने पार्टी का ही एक कार्यक्रम के तहत आया हूं। इस कार्यक्रम का नाम है भारत के मन की बात मोदी जी के साथ। मैं केवल एक मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में चैम्बर के आप सबके सामने मैं बैठा हूं। आप इस देश के नागरिक के नाते, चैम्बर के मेंबर्स के नाते, आपके मन की बात मोदी जी तक पहुंचाने का एक प्रयास हम विशेष रूप से इस समय कर रहे हैं। आज राकेश जी ने भी जो भी सुझाव रखा हो या आप भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे, ये सभी सुझाव केवल आप मुझे नहीं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत ये हर एक सुझाव अंत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पास और पार्टी के नेतृत्व के पास जाएगा और हम इन सारे सुझावों को गंभीरता से लेकर आने वाले सरकार के कार्यकाल में जिनमें जितने अधिक और संपन्न कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। यह आश्वासन देना मात्र मेरा कर्तव्य है। हमने इस प्रकार देश के 12 विभिन्न समाज वर्गों के साथ भारत के मन की बात मोदी जी के साथ यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहली बार एक एकदम नॉवेल एफर्ट हो रहा है। आप जानते हैं इलेक्शन आते समय सारा सब कुछ हम ही जनता को आश्वासन दे देते कि हमको ये करेंगे वो करेंगे। ये आश्वासन हम खुद हमारे तरफ से देते हैं। इस बार हमने तय किया कि देश के 10 करोड़ जनता को उनसे पूछेंगे आपको आखिर चाहिए क्या है। जनता जो चाहेगी उनको हम हमारे मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। आमतौर पर मैनिफेस्टो बनाने का तरीका होता है एक्सपर्ट्स को बिठाए। राकेश जी एक्सपर्ट है, कुछ सुझाव उन्होंने ऑलरेडी दे चुका है। ऐसे एक्सपर्ट से बैठने से कुछ सुझाव मिल ही जाते हैं, उसको हम शामिल कर देने से हमारा मैनिफेस्टो का काम पूरा हो जाता है। पर हमने तय किया कि इस बार ऐसा नहीं करेंगे। वो तो लेंगे ही, एक्सपर्ट्स का राय तो लेंगे ही, पर हर नागरिक को इस बार हम एक न्योता देंगे। अवसर भी नहीं कह रहा हूं, एक अपील करेंगे कि भाई हमको आपका भी राय चाहिए। किस प्रकार का भारत को आप चाहते हैं, किस प्रकार के जम्मू कश्मीर को आप चाहते हैं, इस पर खुलकर आप अपना मत हमको दीजिए और सारे सब लोगों के मतों को शामिल करके हम अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। यह निर्णय हुआ था। इसी को हम कह रहे हैं भारत के मन की बात मोदी जी के साथ। मोदी जी का मन की बात तो भारत सुनता आया है। पिछले 4 साल में डजन्स ऑफ मन की बात हमने सुना है। इस बार बारी हम की है, हमारे मन की बात मोदी जी तक पहुंचाने की है। तो उस प्रक्रिया में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके सामने एक सजेशन बॉक्स रखा गया है जिसमें हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं सुविधा के लिए। पर जरूर आप अपने सुझाव लिखित रूप में उसमें आप डाल सकते हैं। वहां एक पर्ची भी रखी है, उस पर्ची पर भी आप डाल सकते हैं, लिख के डाल सकते हैं, या आप अपने कागज पे लिख के भी डाल सकते हैं। और जब अपने कागज पर लिख के डालेंगे तो भी उस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख के डालिएगा। इसके अलावा भी हमने और अनेक तरीके अपनाए हैं। भारत के मन की बात मोदी जी के साथ ये हैशटैग लगा कर भी आप कर सकते हैं मोबाइल से, या एक मोबाइल नंबर हमारा है, उस मोबाइल नंबर पर भी आप सुझाव मिस्ड कॉल के रूप में कर सकते हैं। मिस्ड कॉल नहीं होगा, आप उस नंबर पर डायल करेंगे तो आपका सुझाव रिकॉर्ड करने का अवसर मिलेगा आपको। उसके ऊपर वो नंबर अब मैं कह रहा हूं, जिसको लिखना है लिख सकते हैं 6357171717 6357171717। इस नंबर पर आप डायल करके ओरली आपका सुझाव रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अभूतपूर्व प्रक्रिया हमने मैनिफेस्टो मेकिंग में भी लाया है।
आप जानते हैं मोदी जी एक ग्रेट इनोवेटर है। वो बहुत नए तरीके से सोचकर सारे काम करते हैं। और मोदी जी के सरकार की एक खासियत है मित्रों, यह आप सबको यानी जनता को केवल वोटर या सिटीजन मात्र नहीं देखता है। यू आर नॉट जस्ट सिटीजन्स और वोटर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंट्रीज प्रोग्रेस। आप इसके भागीदार हैं। तो एज स्टेक होल्डर्स, एज शेयर होल्डर्स ऑफ दिस नेशंस डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको भी इस देश का एजेंडा बनाने में भागीदार बनना चाहिए। उस उद्देश्य से मित्रों, यह भारत के मन की बात मोदी जी के साथ ऐसा हमने ये कार्यक्रम को एक नवीन रूप में देश के सामने लाया है। अपेक्षा है कि देश के 10 करोड़ लोग अपने सुझाव मोदी जी को देंगे या भाजपा को देंगे। उन सभी सुझावों को प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज करके एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इलेक्शन से पहले देश के सामने रखा जाएगा। दैट विल बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर नेक्स्ट गवर्नमेंट। मैं बार बार नेक्स्ट गवर्नमेंट कह रहा होता, पूछ सकते हैं भाई इलेक्शन हुआ नहीं, आपसे कैसे कहोगे। हमको तो पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी का अथक प्रयास के चलते और राहुल गांधी जी का भी अथक प्रयास के चलते जरूर हमारी सरकार दोबारा इस देश में स्थापित होगी। मित्रों, 5 साल में जो काम मोदी जी की सरकार ने किया था, उसमें देश के सभी विभिन्न वर्गों के हित के लिए काम हुआ है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसका इंटरेस्ट को अनदेखी किया गया हो। व्यापारी वर्ग के दृष्टि से भी बहुत कुछ आपकी सुविधा और आपको अच्छा भी हो और उसके माध्यम से देश की भी भलाई हो। जैसा वन नेशन वन टैक्स वाली जो बड़ा निर्णय हमने लिया था, ये एक भारत जैसे इतने विशाल देश के लिए एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम था। यानी ये देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है और इस देश की इकोनॉमी एकदम यूनिफॉर्म भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का स्वरूप अलग है। मैं नॉर्थ ईस्ट देखता हूं, वहां इकोनॉमी अलग है। साउथ के राज्य बहुत प्रॉस्परस है, बहुत आगे बढ़ चुके इकोनॉमी से, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है। पर ऐसे विभिन्न राज्यों को एक टैक्स के इसमें लाते समय काफी सावधानियां रख के उस पूरे व्यवस्था को बनाना हुआ। होने के बाद भी जैसा अभी प्रेसिडेंट साहब ने अभी जिक्र किया, उसमें और भी सुधार की गुंजाइश है, हम जानते हैं। इसलिए हमने जीएसटी को एक फेडरल काउंसिल के माध्यम से चला रहे हैं। याद रखना, जीएसटी कोई केवल भारत सरकार चला रही है ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसमें देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर एक जीएसटी काउंसिल है। उसमें केंद्र सरकार के आर्थिक मंत्री, वित्त मंत्री है, पर यह एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है। सभी राज्य मिलकर, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम्स अलग है। मैं जानता हूं यहां आज भी एंट्री में कुछ गुड्स पर टैक्स लग रहा है, जीएसटी के बावजूद लग रहा है, क्योंकि टोल टैक्स लग रहा है। टोल टैक्स गाड़ी पर नहीं लगता है, गुड्स पर लगता है। देश में और कहीं नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसके कारण कुछ जगह अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रावधान दिया गया है। उन पर भी हम पुनर्विचार करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग योर टोल टैक्स एटसेट्रा। इस पर पुनर्विचार हो सकता है, पर यह होगा एक स्ट्रक्चर के रूप में। आपका सुझाव हो, आपकी राज्य सरकार का वित्त मंत्री उसका उठाए। जीएसटी काउंसिल हर 3 महीने में एक बार मिलता है, उसमें उसकी भी सुधार की गुंजाइश है। पहले कई प्रोडक्ट 28% स्लैब में थे, आज लगभग तो 28% स्लैब खत्म ही हो गया है। अब 18, 12 और 5% बचा है। इसमें भी विचार चल रहा है कि क्या 18% को भी हम कम कर सकते। तो बहुत सारे प्रोग्रेस की गुंजाइश है। ये पूरा एकदम ओपन है। इसलिए मैं चाहता हूं यहाँ का चैम्बर, जैसा अध्यक्ष जी ने, राकेश जी ने सुझाव दिया, और भी आपके पास अच्छे अच्छे सुझाव हो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को लेकर या जम्मू कश्मीर में व्यापार को लेकर, और इसके अलावा भी जैसा अनेक अन्य विषय भी चैम्बर के प्रेसिडेंट ने टच किया जम्मू कश्मीर के व्यापक हित को लेकर, ये सारे सुझाव आपसे आमंत्रित है।
और हमने जैसे कहा कि 5 साल में जो रिवॉल्यूशनरी कदम उठाया था, उसके चलते इस राज्य में भी काफ़ी चीज़ों का बहुत अच्छा सुधार हुआ है। अभी अभी मुझे रेफ्यूजी ग्रुप्स के लोग मिले थे, 70 साल से लड़ रहे थे। पहली बार रेफ्यूजीज को छोटा भी क्यों न हो एक रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की गई। एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 5.5 लाख रुपया पीओजेके के रेफ्यूजीज को एक एक परिवार को दिया गया। एक बार 2000 करोड़ का उसके लिए एलोकेशन हुआ था हमारे सरकार आने के बाद। आगे और भी उनके हित के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब यहाँ और भी अन्य प्रकार के रिफ्यूजीज है, उनकी भी चिंता की जाएगी। और आप जानते हैं यहाँ पहाड़ी समाज बहुत बड़ा वर्ग है, 12 लाख की समाज है और हिंदुस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला समाज है। उनके लिए हमने कदम उठाया, उनको इस राज्य के अंदर 3% एसटी रिजर्वेशन के कोटे में लाया है। और आगे जाकर देश के अंदर जो एसटी कैटेगरी आता है उसमें भी पहाड़ियों को शामिल करने का भी विचार चल रहा है, उस पर भी कदम उठाया जाएगा। सभी वर्गों के हित के लिए काम करने वाला, सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास केवल स्लोगन नहीं पर आचरण का एक लक्ष्य टारगेट है, ऐसा अनुभव देने वाला एक सरकार को हमने 5 साल चलाया। और हम देश की जनता से अपेक्षा करते हैं कि आप हमको और 5 साल के अवसर दीजिए। और आज देश के सामने मोदी जी ने पिछले 5 साल में जो काम किया है वो काम का जिक्र लेकर हम जा रहे हैं। मित्रों, 2014 में हम चुनाव लड़े थे पार्लियामेंट के लिए, तब भी आपके पास आए थे। तब तो हम विपक्ष में थे। तब हमारे पास मोदी जी एज ए लीडर विद ए प्रोग्रेसिव विजन हमारे सामने हमारे पास थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हमारा एक पार्टी का संगठन भी था, बहुत व्यापक संगठन, और संघ परिवार भी हमारे साथ था। और उन दिनों में हमारे लिए तीसरा मुद्दा होता था यूपीए सरकार के 10 साल के कार्य में जो स्कैम्स हुए थे, जो गड़बड़ हुआ था, वो मुद्दा होता था। आज जब 2019 में हम जनता के सामने जा रहे हैं तो हमारे पास मोदी जी का लीडरशिप आज भी है, एक बहुत बड़ा एसेट है। और हमारा पार्टी का संगठन आज पहले से विस्तारित हुआ है। अभी राकेश जी ने कहा अब चांबर से भी कुछ नए नेता हमारे पास आ गए हैं और हम ताकतवर बन गए हैं देश भर में। पर तीसरा हम जनता के सामने जा रहे हैं। अब तो हम 5 साल बाद 10 साल पुरानी यूपीए सरकार को कोसने के लिए आपके सामने नहीं आए हैं। 5 साल में हमने जो किया है उसका वृत्त लेकर आ रहे हैं, रिपोर्ट लेकर आपके पास आ रहे हैं। आप एक बार देख लीजिएगा 5 साल में देश की यूनिटी कैसा हमने कायम रखा है। एक दंगा देश में नहीं हुआ है। और देश की इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी, देश को समृद्ध बनाने के लिए मोदी जी ने कितने बड़े बड़े कदम उठाए। आज पूरे विश्व में 7.2% ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करने वाला देश डेवलपिंग नेशंस के अंदर केवल हिंदुस्तान है। चीन भी आज 6.8% ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है। हम 7.2% ग्रोथ रेट रजिस्टर करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ही दुनिया के 3 बड़े अर्थव्यवस्थाओं में एक अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है। हमने समृद्धि लाया है इस देश के अंदर। और आपने देखा है हाईवेज बन रहे हैं। हाईवेज मोदी जी कहते हैं हीरा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हीरा है, डायमंड है, हीरा। हीरा यानी हाईवेज, हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, हीरा। चारों में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। याद रखिए आज अमेरिका जैसे देश संपन्न देश हुए, उसके मूल में इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देश के अंदर किए हैं। देश को समृद्धि लाया है और देश की सुरक्षा बढ़ाया है, सिक्योरिटी लाया है। भाई आप जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आप तो आज भी एक आतंक की त्रासदी को देखते हैं, पर कश्मीर घाटी में उस आतंक के ऊपर किस प्रकार अंकुश लगाया गया आप जानते हैं। आज हम आखिरी टेररिस्ट को भी न्यूट्रलाइज करने की दिशा में एकदम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वही पूरे देश के अंदर 5 साल ऐसे बीत गए हैं, एक भी टेरर की घटना देश में नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम 5 years विदाउट ए सिंगल टेरर इंसिडेंट इन द कंट्री। सुरक्षा हमने देश को दिया है।
कभी अनुभव होता था 5 साल पहले कि पाकिस्तान से टेररिस्ट घुसकर आता था, हमारे देश के अंदर टेररिज्म की घटना करके चला जाता था। आज 5 साल का अनुभव यह है, एक टेररिस्ट भी घुसकर हिंदुस्तान में नहीं आ पाता, हम घुसकर उधर गए, उनको सबक सिखा के वापस आए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको बताया क्या हो सकता है मोदी जी के नेतृत्व में, कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आतताई बनेंगे। तो देश की सुरक्षा हमने पक्का किया और देश का सम्मान हमने बढ़ाया। मित्रों, एक हर इंडिविजुअल भारत के नागरिक के सम्मान की चिंता की है हमने। देश का सम्मान यानी देश के बारे में दुनिया में लोग अच्छा बोले, ये केवल देश का सम्मान नहीं है। देश की महिला का जीवन सुधरे, देश के युवा का जीवन अच्छा हो, इसके लिए हमने काम किया है। स्वच्छ भारत क्या था? स्वच्छ भारत इस देश के महिलाओं के जीवन में डिग्निटी लाने का एक कार्यक्रम था। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, इनसे इस देश के युवा, महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए जीवन में एक अपने पैर पर खड़ा होकर सम्मान का जीवन जीने का एक कार्यक्रम था। हमने देश को सम्मान दिया मोदी जी ने। तो एकता, यूनिटी दिया, प्रॉस्पेरिटी दिया, सिक्योरिटी दिया और डिग्निटी दिया। आज वो मोदी जी को रोकने का एक प्रयास हमारे विपक्ष कर रहा है। विपक्ष करता है, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष का विरोध करना, पर अनफॉर्चुनेटली आज विपक्ष सत्ता पक्ष को नीतियों पर विरोध नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष को केवल इस प्राइम मिनिस्टर को कैसे रोकना, इसी एक कार्यक्रम के तहत विपक्ष काम कर रहा है। मैं तो यहां राजनीति पर बोलने के लिए नहीं हूं, इसलिए मैं विपक्ष के ऊपर कटाक्ष ये वगैरह नहीं करूंगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि देश के लिए जो आगे सरकार चाहिए, किस प्रकार की सरकार चाहिए, यह हम सबको सोचना है। आपके सामने मोदी जी की एक जनता के लिए काम करने वाली, मोदी जी हमेशा करते हैं मेरे लिए 125-130 करोड़ जनता मेरे लिए भगवान है, ऐसे देश की आखिरी व्यक्ति के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए। तो उस दिशा में हम सोचे, जैसा मैंने कहा, ये कार्यक्रम आप सबके सुझाव, हमारे सरकार के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आप सबके सुझाव आमंत्रित करने के लिए है। हमारा एक लक्ष्य है 2022 में भारत का आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग अवर डायमंड जुबली। तो उस समय एक नए भारत को एक केवल स्वप्न ना सोचते हुए उसको साकार करने का एक संकल्प मोदी जी का है। तो न्यू इंडिया, जिसके अंदर गरीबी नहीं होगी, जिनका होमलेसनेस कहते वो नहीं होगा, सबके स्वास्थ्य की चिंता होगी, सबके अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन अच्छी तरह डिग्निटी से चलाने की चिंता होगी। इस प्रकार एक अच्छे नए भारत निर्माण करने का जो संकल्प मोदी जी का है, उस दिशा में आप सबका सुझाव आमंत्रित है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, तो चैम्बर के लोग हैं तो विशेषकर व्यापार की दृष्टि से, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स की दृष्टि से, अब जम्मू कश्मीर के दृष्टि से भी और पूरे देश के दृष्टि से भी आपके मन में जो भी सुझाव होंगे, वो मेरा निवेदन है कि आप जरूर हमको हमारे तक पहुंचाए। जैसा मैंने कहा, ये सुझाव पेटी में ये डालें, ये या बाहर हमारा एक वैन खड़ा है भारत के मन की बात मोदी जी के साथ आप शेयर करने के लिए, वहाँ एक बूथ रहेगा, उस बूथ में जाकर आप स्वयं वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारा एक स्ट्रिंगर खड़ा है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, वो भी हम स्वीकार करेंगे। 6-7 अलग अलग प्रकार के तरीकों में से आप जिस किसी भी प्रकार से आपकी बात हमारे तक पहुंचाना चाहेंगे, आपसे बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। और जो सुझाव राकेश जी ने हमारे सामने रखा है, वो सुझाव हम गंभीरता से लेंगे। मैं एक ही आश्वासन देना चाहूंगा राकेश जी को कि बीजेपी एक बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है और हमारे लिए जो मोदी जी या के भारत सरकार जो तरीका नीति अपनाता है वो हमारा मॉडल है। एक स्वच्छ सरकार देना, नॉन करप्ट गवर्नेंस देना, अकाउंटेबल गवर्नेंस देना, ये हमारा लक्ष्य है। कम ज्यादा हो सकता है, आपके मन में लग सकता है कि दिल्ली में अच्छा है, जम्मू में थोड़ा कम अच्छा है, जो कम अच्छा है वो भी ठीक किया जाएगा, पर पूरा देश
एक ही आदर्श को लेकर चलता है, वो मोदी जी के सरकार वाला आदर्श है। एक क्लीन गवर्नेंस, जनता के लिए समर्पित गवर्नेंस चलाने का हमारा आदर्श है, हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में भी 3 साल जब सरकार में थे वही प्रयास हमने किया था और उसका कुछ फल आप सबने आपके सामने देखा है। जम्मू विशेषकर इतने इंस्टीट्यूशंस जम्मू में आए हैं, सब हुआ है, तो इसके पीछे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री, एमएलए, विधायक, इन सबका प्रयास रहा है। आगे भी आपके आशीर्वाद से ये सारा प्रयास आगे जारी रहेगा। ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का असेंबली का भी चुनाव पार्लियामेंट के साथ ही संपन्न होने की संभावना है, तो राज्य में एक नए सरकार चुनने का भी अवसर है। हमको एक अवसर मिला था पिछले चुनाव में, आप सबने आशीर्वाद दिया, हमको 25 अच्छी संख्या में सीट दिए जम्मू से, हम सरकार में पहली बार बैठ सके। कभी कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार में आना तो संभव ही नहीं है, ऐसा कहा जाता था, पर वो जिंक्स अब नहीं रहा है। और एक बार आए तो हमको भी और छोड़ने का मन नहीं है, बार बार आएंगे। अगले वाले सरकार में भी आएंगे, आपकी सेवा में, जम्मू के सेवा में विशेषकर, और पूरे राज्य के हित के लिए हमेशा हमारे कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के दृष्टि से भी जो भी सुझाव हो जरूर हमको दीजिए, ये प्रार्थना मैं आप सबसे करता हूँ। इस समय हमारे साथ मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जिस तरह से आज आपने एक मीट रखवाई थी और कई मुद्दे आपने बताए, क्या क्या मुद्दे थे? एम्प्लॉयमेंट को लेके थे और भी कहीं ज्यादा मुद्दे थे, क्या कहेंगे? देखिए, आज राम माधव जी चैम्बर हाउस आए तो हमने पहले तो उनका शुक्रिया किया, क्योंकि ये सिर्फ राम माधव जी नहीं आए थी, केंद्र की सरकार के प्रतिनिधि थे और केंद्र के लोग, खासकर प्रधानमंत्री, जानना चाहते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए और क्या क्या उम्मीदें व्यापार जगत जिसमें ट्रेड और इंडस्ट्री है उनको क्या है। तो अहम तौर पे मैंने कुछ बातें छेड़ी हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स और दिए जाएं, एक मदर इंडस्ट्री रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का यहाँ निर्माण किया जाए जम्मू क्षेत्र में, जिसके साथ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और छोटे यूनिट्स भी चलेंगे, एंसिलरी जिनको बोलते हैं हम। और साथ ही साथ हमने उनको एक जॉब्स के बारे में खास बोला है, जो यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है सब जगह है और दिन पर दिन हम ये कोटा रिजर्वेशंस के बढ़ रहे हैं, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन का हमने सुझाव दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, पॉपुलेशन वाइज जॉब्स को बांटा जाए कि किसी को कोई गिला शिकवा ना रहे। सर, जिस तरह से पीएम द्वारा कई स्कीम्स लाई जाती हैं, वो कितनी वर्किंग में है आजकल? देखिए, हमने उनके समक्ष ये भी रखा कि सबसे बड़ी स्कीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, वो टोटली 0% इम्प्लीमेंट हुई जम्मू कश्मीर में और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खासकर हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उस जो बेनिफिट ले सकते थे, जिनको पक्के घर मिलने थे, वो नहीं मिल सके। और ऐसे ही हमने उनको बताया कि आज जो बर्फबारी की वजह से ट्रांसमिशन लाइंस बैठ गई बिजली की, ये कहीं ना कहीं नालायकी हुई है, पैसे का मिसयूज हुआ है, जो केंद्र ने हज़ारों करोड़ रुपया स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रा का पार का भेजा, वो भी कहीं ना कहीं डस्टबिन में चला गया सारा कुछ। और हमने ये भी बोला कि आपके प्रतिनिधियों ने सही नेतृत्व नहीं किया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरे। सर, जो सुझाव पत्र लाया गया था वो आपके द्वारा लाया गया था, उनके द्वारा लाया गया था, ताकि आपके जो मुद्दे हैं उन पे बात उठ सके? देखिए, जो वो सुझाव पत्र का मसला था वो तो ऑल इंडिया कैंपेन है उनकी, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि वो चैम्बर में लेके आए, क्योंकि चैम्बर ही एक धरोहर है, एक सक्षम बॉडी है ट्रेड और इंडस्ट्री को, जो प्रोविंशियल लेवल पे लीड करती है, और हमने उसमें लिखित रूप में भी ये चीज़ें डाल दी उसमें। जी सर, जिस तरह से आपने कहा लिखित रूप में डाल दी है, मोदी जी की हमेशा से ये बात रहती है कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो जिस तरह से ये जो बॉक्स है इस पर अब पर्चियाँ जाएंगी, जो भी लोगों ने अपने मुद्दे लिखे होंगे वो कब तक उन पर पहुँचेंगे? ये ना, जिस तरह से डिजिटल की बात करते तो कहीं ना कहीं एक अगर ऐप होती जिसके कारण हर एक चीज पहुंच पाती। याद करा दूं कि राम माधव जी ने एक फ़ोन नंबर भी अनाउंस किया जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जैसे उन्होंने एक वैन बार खड़ी की थी उसमें हम वीडियो भी अपना भेज सकते हैं। तो ये वो डिजिटल इंडिया का भी है, जो इन चीज़ों से दूर रहेगा वो लिखित सुझाव इनको भेज सकता है। तो ओवरऑल एक वेलकम स्टेप है प्रधानमंत्री की तरफ से, और हम हमेशा प्रधानमंत्री के साथ हैं जहाँ तक वो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हिंदुस्तान की तरक्की और उन्नति के लिए लें।